एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि 12th का जो चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, अ नेचुरल बार मैग्नेट। नेचुरल बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा रही है। इज ऑलवेज फ्रीली सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, always has two poles, is made of iron and its alloys, all of the above। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये चारों ही प्रॉपर्टीज, तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही सही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों, आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। के बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक लेंथ एंड द ज्योमेट्रिक लेंथ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब देखिए, एक बार मैग्नेट होती है और बार मैग्नेट में जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो होते हैं थोड़ा सा अंदर। तो जो मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है, स्केल से नापें एंड टू एंड, तो उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, LG यहां पे कहा गया है। और यहां इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्टेंस यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये डिस्टेंस होता है LE के बराबर कहा गया है। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है दैट LE is 5/6 ऑफ LG। ठीक, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ज्योमेट्रिक लेंथ में, तो हमें मैग्नेटिक लेंथ जो है उसकी पता चल जाती है। तो हम समझ गए कि ये ज्यादा है, LG ज्यादा है LE से, तो C ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर देंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट। तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएं, मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएं, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देती है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि मैं कह देता हूं कि यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो बेचारा ये वाला पॉइंट कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज इस पर टेंजेंट बनाई जा सकती है ऐसे भी और इस पर टेंजेंट बनाई जा सकती है ऐसे भी। तो ये कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो जाता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड नेट इस तरफ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है या इस तरफ है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक मनगढ़ंत, कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये इंसानों ने ही सोचा है कि यार इसको एक लाइंस की फॉर्म दे देते हैं। ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती हैं, बट एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज एक ही पॉइंट पर दो टोटल फील्ड नहीं हो सकते, दो फील्ड नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूं कि मैं एक ही समय पर मैं आगे पीछे नहीं चल सकता, मैं एक समय में या तो आगे जाऊंगा फिर पीछे जा सकता हूं, लेकिन एक ही समय पे आगे और पीछे नहीं जा सकता हूं। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, अ पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड, द लाइंस हैव सिमिलर चार्जेस, सो रिपेल ना, लाइंस को रिपेल नहीं करती, द लाइंस ऑलवेज डाइवर्ज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नन ऑफ द अबव, अ पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। कह सकते हैं ये कि हर एक पॉइंट जो होता है उसका सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर फील्ड की, और एक पॉइंट पर दो, यदि इंटरसेक्ट कर रही है फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब एक पॉइंट पर दो
फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल रही है, विच इज नॉट करेक्ट। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मैग्नेट्स is cut into 4 equal parts such that their lengths and breadths are equal, then pole strength of each part। देखिए पूछा क्या गया है, पोल स्ट्रेंथ पूछी गई है, ना कि आपसे पूछा गया है डायपोल मोमेंट, जो ध्यान रखना। तो ये हमारे पास है एक बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को ऐसे काटा है 4 इक्वल भागों में, जिससे कि इनका लेंथ और ब्रेड जो है वो बराबर हो, चारों का आपस में बराबर हो। तो इसको आप काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए और ऐसे काट दीजिए। तो ये जो पार्ट है इसके 4 पार्ट कर दीजिए। इसके एक पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये, तीसरा पार्ट हो गया ये, और चौथा पार्ट हो गया ये। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो इसका जो मैग्नेटिक पोल है, कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ जो है वो आधी हो जाती है। तो इसका m/2 और इसका -m/2 हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। यहाँ m/2 -m/2, ऐसे यहाँ पे m/2 -m/2, ये m/2 और यहाँ पे -m/2। तो किसी भी एक पार्ट का यदि बात करें तो किसी भी एक पार्ट का जो है पोल स्ट्रेंथ वो हो जाएगा आपके पास m/2 के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है सवाल को। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो आपसे कहता है a bar magnet of magnetic moment m1 is actually cut into 2 equal parts. If these two pieces are arranged perpendicular to each other, the resultant magnetic moment की यहाँ पे बात की जा रही है, is m2, then the value of m1 by m2 is equal to। तो यहाँ देखिए, जब हम इस बार मैग्नेट को, मान लीजिए बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है m है, विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू लेंथ बिटवीन द मैग्नेटिक चार्जेस। तो यहाँ पे प्लस m माइनस स्मॉल m, और इसके बीच में जो लेंथ है वो l के बराबर है। तो कैपिटल M हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू l। अब जब इसे काट दिया जाएगा बीच में से, इस तरीके से काट दिया जाएगा, तो हमें 2 पीसेस मिलने वाले हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो चुकी होगी, -m/2, और ये दूसरा पार्ट है जिसका पोल स्ट्रेंथ m/2 और m/2 हो चुका होगा, लेकिन लेंथ अभी भी बराबर है। तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट इस इंडिविजुअल का कह सकता हूं, कितना हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू m/2 इंटू लेंथ l। तो कह सकता हूं इसे m/2 के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आधा हो चुका है, और इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया जाता है, लाइक दिस। तो मैं मान लेता हूं कि माइनस इस तरफ है -m/2 प्लस स्मॉल m/2, और यहाँ पे माइनस स्मॉल m/2 प्लस स्मॉल m/2 इस तरीके से रखा गया है। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है कैपिटल M/2, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस तरफ है कैपिटल M/2। दोनों 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। तो मैं इनका रिजल्टेंट लिख सकता हूं, m रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर बाय 4 प्लस m स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू m बाय रूट 2। तो ये m2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, और टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो हमारे पास था m के बराबर था, m इंटू m1 के बराबर था, ये m1 है। ठीक है, तो हमें रेशियो इनका बताना है क्या होने वाला है। तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाय m बाय रूट 2 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट 2। तो आंसर विल बी रूट 2:1 या रूट 2 लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बारे में आपको बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये एटॉमिक टाइप की यूनिट है। जब हम एटम्स की बात करते हैं तब इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पीड बताई हुई है हमें इलेक्ट्रॉन की 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि इस रोटेशन से कितना होगा। तो यहां देखिए बेटा, ये मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अबाउट। इस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में।
तो इस ऑर्बिट में यदि ये घूमेगा तो मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड t में ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। एक रेवोल्यूशन में ये वापस यहीं पे आ जाता है। तो मैं यदि छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये चार्ज हर कैपिटल T टाइम के बाद पास हो रहा है। चार्ज पास हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से टाइम T के बाद, तो मैं इक्विवेलेंट करंट बता सकता हूं I कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम इस कैपिटल T। तो हमें करंट मिल चुका है कि इस इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो मैं इस लूप को मान सकता हूं कि ये एक करंट कैरिंग लूप है विच इज कैरिंग द करंट इन क्लॉकवाइज सेंस, और करंट I की जो वैल्यू है किसके बराबर है, E अपॉन कैपिटल T के बराबर है। समझ गए? तो हमें करंट कैरिंग लूप मिल चुका है, और करंट कैरिंग लूप मिल चुका है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका होने वाला है m इज इक्वल टू I इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 के बराबर है, सो 1 इंटू आई E अपॉन कैपिटल T इंटू एरिया, एरिया को लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस के बारे में दिया है, सब कुछ दिया है। टाइम को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर बाय वी, सो E बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है तो 2 पाई आर बाय वी इसे लिखा जा सकता है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया, आपको मिल जाता है यहाँ से ई वी आर डिवाइडेड बाय 2। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। E जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वेलोसिटी इज 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और रेडियस इज 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से चला गया 2 बार, 16 दूनी 32, so it's 3.2 into 10 to the power minus 19, और ये minus 10 minus 29 plus 4 तो minus 25 हो गया, 10 to the power minus 25, so 3.2 into 10 to the power minus 25 जो है हमारा आंसर होने वाला है which is ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ फंसाने के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट आपको पूछा गया है। यहाँ देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वहां पे कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मान लीजिए आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी आर के बराबर। ये एम वी आर जो है NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई। ये क्वांटाइजेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है H अपॉन 2 पाई का, ये भी क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम का। तो ऑर्बिट जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये तो क्या बात कर रहे हो, तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो आप याद कीजिए क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर था शायद आपके, है ना, क्लास 11th में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर था, तो वहां पे आए होंगे सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब जो है ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वहां से एक बार जरूर आप रेफर कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि जब हम बोर्स मॉडल पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वैसे यहाँ मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, एटम वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाली इक्वेशन कि जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही है तो n की वैल्यू 1 आप रखेंगे, तो यहाँ से mvr को आप रख सकते हैं h अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 1। और हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन यदि घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन कैपिटल T, और मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट इज E अपॉन T, T को लिख सकता हूं 2 पाई R डिवाइडेड बाय V, और यहाँ पे लिखा जाएगा NIA करंट इंटू एरिया, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट हो गया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, सो E V R डिवाइडेड बाय 2 हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल चुका है। यहाँ पे V इंटू R की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूं H अपॉन 2 पाई M, तो वहां पुट कर दीजिए, यहाँ पे V R की वैल्यू रखूंगा मैं H अपॉन 2 पाई स्मॉल m, नीचे 2 ऑलरेडी है, तो आपको मिल जाता है EH
डिवाइडेड बाय 4 पाई m। तो हमारा आंसर आ जाएगा EH अपॉन 4 पाई m, EH अपॉन 4 पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following expression represent the relation between orbital magnetic moment and orbital angular momentum of an electron? तो ये रिलेशन क्या होने वाला है इनके बीच में? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया था हमारे पास, EVR डिवाइडेड बाई 2, और इसको हमने लिखा था, पिछला आंसर देख लीजिए, EH अपॉन 4 पाई m, EH अपॉन 4 पाई m। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है, MVR क्या कह सकते हैं इसको, NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। तो इनमें रिलेशन हमें बताना है क्या होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है और ये एंगुलर मोमेंटम है, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे L और मैग्नेटिक मोमेंट है। इनको आप डिवाइड कर दीजिए, इनको आप डिवाइड यदि करते हैं तो आपको मिलेगा M अपॉन L is equal to EH अपॉन 4 पाई ME, और यहाँ आएगा आपके पास NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पाई से पाई गया, 2 से ये 2 बार चला गया, H से H चला गया, तो आपको मिल जाता है E अपॉन N इंटू ME, ये आपको मिल जाता है M अपॉन L की वैल्यू। सो M अपॉन L इज इक्वल टू E अपॉन NME, या M को लिख सकता हूं मैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात कही गई है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं E अपॉन N इंटू ME इंटू L। तो ये हमें रिलेशन मिलेगा, सारे जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, L और M जो है मैग्नीट्यूड के हिसाब से है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, हमने ये कहा था कि जब पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो सेंस है वो वेलोसिटी और आर वेक्टर से दिया जाता है। एंगुलर मोमेंटम होगा एंटी क्लॉकवाइज, L है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, L वेक्टर। और यदि हमने ये भी कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैं कह सकता हूं जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में होने वाला है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होने वाला है। तो मैं जब इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर रहा हूं, तो मुझे एक माइनस का साइन लगाना होगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो मैं एक माइनस साइन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज ये L वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड यदि लिख रहे हैं तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है तो आपको साइन लगाने की जरूरत है। तो देखिए बेटा, M इज इक्वल टू E अपॉन NME, यार ऑर्बिटल मैग्नेटिक, यहाँ पे कुछ 2 बच गया है क्या, यहाँ 2 बच गया है, तो यहाँ 2 लगाना भूल गए हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए। सो 2NME L, तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, म्यू, और यहाँ पे क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन सेम हैं, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि डायरेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। जोर जोर से चिल्ला के ऑप्शन आपको कह रहे हैं कि डायरेक्शन कंसीडर करना है, तो सी ऑप्शन हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है और एल वेक्टर का जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का, वो ऑपोजिट होता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता हो कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर देखिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है एंगुलर मोमेंटम के समय। बहुत ही आसान है। अब आपको आसान लगेगा, ये क्लास 12th में हो आप, उस समय हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन अब आप जरूर पढ़ के देखें, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फ्रीक्वेंसी v। ये फ्रीक्वेंसी है, नॉट अ वेलोसिटी। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिर से यही पूछ दिया है आपसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, EVR डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है और हमारे पास वेलोसिटी जो है यहाँ पे एक फॉरेन टर्म है, तो मैं वेलोसिटी को रेडियस और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखने वाला हूं। कैसे? हम जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है v के बराबर है, तो t को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन v, और इसे लिखा जा सकता है 2 पाई r, इसको लिखा जा सकता है स्पीड को मुझे फ्रीक्वेंसी है
और टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूं 2πr डिवाइडेड बाय v, 2πr डिवाइडेड बाय v। v स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है v अपॉन 2πr। तो यहां से v की जो वैल्यू है, स्पीड की जो वैल्यू है वो 2πr इंटू फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2πr न्यू ई आर बाय 2 से चला गया 2 और यहाँ पे आपको मिल गया पाई आर स्क्वायर न्यू ई, पाई आर स्क्वायर न्यू ई हमें आंसर मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर न्यू ई। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे मैच हो रहा है, वही हमारा आंसर होने वाला है।